नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 23वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास टेस्ट सीरीज आप लोगों का 5वां रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को ना जितना भी इसमें मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोगों के लिए लगभग लगभग मैं 30 प्रश्न लेकर के हूँ जो आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है एग्जैक्ट उसी प्रकार से। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है। और आप लोगों के पास एग्जैक्ट अभी एक हफ्ते का टाइम है, तो इस एक हफ्ते में जितना ज़्यादा हो सके ना टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश कीजिए। मतलब क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद खुद से आंसर लेने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों का जो आंसर लेने की जो क्षमता है वो बढ़ सके। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो ध्यानपूर्वक प्रश्न क्रमांक 121 को पढ़िए। अवलोकन, प्रयोग व खालिस्तान विज्ञान की 3 विधियां हैं। ऑप्शन ए निगमन, ऑप्शन बी परिकलन, ऑप्शन सी मापन या ऑप्शन डी अनुमान। तो बताइए सबसे पहले आप कि क्या इसका आंसर होगा, फिर विस्तार पूर्वक सभी प्रश्नों का मैं आंसर दूंगा। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा जब आप लोग अपने मन से आंसर ले रहे हो तो कितना प्रश्न आप लोगों का सही हुआ, इस 30 प्रश्न में जरूर बताइएगा। तो प्रश्न क्रमांक 121 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मापन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अवलोकन, प्रयोग व खालिस्तान विज्ञान की 3 विधियां हैं। तो विज्ञान की जो 3 विधियां हैं ना वो सबसे पहले अवलोकन होगा, दूसरा प्रयोग होगा और तीसरा मापन हो जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। अवलोकन, प्रयोग और मापन जो है वो विज्ञान की 3 प्रकार की विधियाँ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 122 को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस एकीकरण है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, ऑप्शन बी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अध्ययन का, ऑप्शन सी विज्ञान सामाजिक विज्ञान अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, या ऑप्शन डी पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 122 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ईवीएस एकीकरण है, मतलब जो पर्यावरण का जो एकीकरण होगा ना वो विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा और पर्यावरण हो जाएगा। मतलब जो ईवीएस में हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण में ना, तो पर्यावरण में क्या क्या पढ़ते हैं इसका एकीकरण के रूप में। पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं और पर्यावरण के क्षेत्र भी आता है। तो इन तीनों को मिलाकर के ना पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ईवीएस का जो एकीकरण है वो विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 123 को ध्यान से पढ़िए। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, ऑप्शन ए यह सस्ता और सुलभ है, ऑप्शन बी बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, ऑप्शन सी यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, या ऑप्शन डी कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि, तो समुदाय क्या है? एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्था है और उसके अलावा क्या है? सीखने का एक अच्छा संसाधन है। तो क्यों है? तो ये जो समुदाय है ना वो वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। मतलब ग्रुप में रह करके आप लोग क्या करते हो, अच्छे तरीके से एक दूसरे की जो नॉलेज है, जो स्किल है उसको ही ना सीखते हो। जी हाँ, तो ये क्या है? एक महत्वपूर्ण शिक्षण है और अधिगम का एक क्या है? संसाधन है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 123 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग जान लो, मैं अपने प्रत्येक क्लास में आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो आंसर भी आप लोगों को पॉजिटिव लेना है, जो सबसे बेस्ट रहे। चलिए प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़िए। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक से बाहर जाना, ऑप्शन बी वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, ऑप्शन सी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या ऑप्शन डी पाठचर्या से बाहर जाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 124 को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप लोगों से साफ साफ ये बोला है कि अगर आपको ना पर्यावरण का विषय पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने के दौरान आपकी कक्षा में जब पर्यावरण को पढ़ा रहा होता है तब क्या करता है, उस पर्यावरण को ना आपके ना विद्यालय के बाहर के जो जीवन है उससे रिलेट कर रहा है। तो रिलेट कर रहा है इसका मतलब क्या है? मतलब आपको ना जो बुक में पढ़ा रहा है वो और जो आपके वर्तमान जीवन में जो आसपास का जो माहौल है पर्यावरण का, तो उन दोनों को जब रिलेट करके पढ़ा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? तो वो क्या कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक से बाहर जा रहे हैं ना। मतलब जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो लिखा है उसको बाहरी जीवन से जोड़ रहे हैं, जो आपके दिनचर्या में होता रहता है, बीतता रहता है, आप अपने आसपास के पर्यावरण में देखते हो, तो उन सारा चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक से बाहर जा कर के आपके दैनिक जीवन से उसको जोड़ रहे हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 124 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 125 को ध्यान से पढ़िए। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन ए, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। ऑप्शन सी, परीक्षा के माध्यम से, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो देखो स्कूल में क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने, मतलब छात्र को ना पर्यावरण के प्रति सजग करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए मानसिकता में क्या बदलाव लाना पड़ेगा? तो पाठ्यक्रम में बदलाव करना पड़ेगा, मतलब उसका जो सिलेबस है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। और गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक जो क्रियाकलाप है ना उसको भी शामिल करना पड़ेगा, जो उसके डेली दिनचर्या में होता रहता है, जो अपने आसपास के पर्यावरण को देखता है ना, तो उससे भी रिलेट करके जो सिलेबस है उसको बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 125 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और क्रियाकलाप का मतलब ये होता है कि एक्टिविटी के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से भी जो विषय है ना उसको शामिल करना चाहिए पढ़ाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 126 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, पिकनिक मनाना। ऑप्शन बी, मनोरंजन। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुभव। या ऑप्शन डी, सरकारी योजना का निर्वाह। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष अनुभव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यावरण विषय पर ना क्षेत्र भ्रमण, मतलब आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि प्रत्येक विद्यालय में ना साल में एक बार कम से कम पिकनिक में लेकर के जाते हैं क्षेत्रीय भ्रमण के नाम से। और उसका क्या उद्देश्य होता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण में ले जाने का जो उद्देश्य होता है ना वो क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव कराना होता है। मान के चलो पर्यावरण में आप किसी सांस्कृतिक स्थल के बारे में पढ़े या ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़े हो, और उसी स्थल में अगर आप लोगों को लेकर के जाया जाता है और आपका जो टीचर है वो कनेक्ट करके बताएगा आपको कि आप लोगों ने इस बुक में इस पार्ट में ये पढ़ा था, देखो इस प्रकार से ये है, इन्होंने बनाया था, इतना पुराना आज भी है। तो इस प्रकार से जब बच्चे देखेंगे ना तो वो रिलेट करेंगे बुक से, और बुक से रिलेट करके कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान करेंगे कि ये जो है हम लोग क्लास में बैठ करके इसे पढ़े थे और आज भी ये इस प्रकार से दिखता है प्रत्यक्ष तौर पर। तो उस बालक को क्या होगा, जो बुक में पढ़े हैं वो जब प्रत्यक्ष ज्ञान जा कर के देखेंगे वो, तो उन्हें प्रत्यक्ष मतलब सामने उसको अनुभव प्राप्त होगा, तो वो कभी भी इस प्रकार की जो ज्ञान है उसको नहीं भूलेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 126 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 127 को अब ध्यान से पढ़िए। वह पारंपरिक संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है कहलाता है। ऑप्शन ए, सहकारिता। ऑप्शन बी, परजीवीवाद। ऑप्शन सी, खाद्य श्रृंखला। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए सहकारिता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह पारिस्थितिक संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता हो कहलाता है। तो देखो एक चीज़ आप लोगों को उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। आप लोगों ने अक्सर क्या होगा पेड़ देखे होंगे ना, मतलब बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। जब बरगद का पेड़ देखा है तो उस बरगद के पेड़ पर आप लोगों ने ना उसी पर ही लगे हुए पीपल का भी पेड़ देखे होंगे। आप लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि बरगद का जो पेड़ है ना उसका जो जड़ है वो जमीन तक ही आता है। लेकिन अधिकतर में आप लोगों ने देखा होगा जो पीपल का पेड़ है ना उसी बरगद के ऊपर में जगा हुआ रहता है और वो दोनों क्या रहता है, एक साथ फलता फूलता है। फलता है इसका मतलब यह है कि दोनों एक साथ जीवित रहता है। तो देखो इस सेम उसी प्रकार के प्रश्न ये बोला है, वह पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों जीव को लाभ होता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवित रहता है। उसके अलावा दूसरा उदाहरण अगर आप लोगों को दूँ ना तो दूसरा उदाहरण ये हो सकता है कि आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा होगा जो फूल से क्या करता है, रस निकालता है, मतलब अमृत प्राप्त करता है। और उसके बदले जो फूल होता है ना वो पराग में उसको मदद मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे जो जीव है ना वो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, तो उसे क्या कहेंगे, सहकारिता बोलते हैं उसको। ठीक है, और सहकारिता के अलावा और क्या बोलते हैं ना, तो सहजीविता भी कहलाता है। क्या? तो या तो आप लोग सहकारिता बोल सकते हो या सहजीविता बोल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 127 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 128 को ध्यान से पढ़िए। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, ऑप्शन सी स्कूल आधारित आकलन तथा आख्यान प्रस्तुत करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकताएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ज्ञानात्मक आयु उपरोक्त पाठ्यक्रम करेक्ट हो जाएगा। बी भी हो जाएगा, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश भी हो जाएगा। और सी भी हो जाएगा, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्यान प्रस्तुत करना भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ना जो बच्चों की पर्यावरण मतलब बच्चों की जो पढ़ाई में जो पर्यावरण चाहिए, जो माहौल चाहिए ना, जो कक्षा में होने चाहिए, वो तीनों के तीनों हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 128 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 129 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए गतिविधि आधारित कक्षा, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होना चाहिए। तो पर्यावरण का अध्ययन की जो कक्षा है ना वो गतिविधि आधारित कक्षा होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार की जो एक्टिविटी है ना उस प्रकार से बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। उसके अलावा पाठ्य पुस्तक आधारित भी कक्षा होना चाहिए, और उसके अलावा पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधि पर आधारित कक्षा भी होना चाहिए। मतलब जो पाठ्य पुस्तक में बच्चों के दिए गए गतिविधि होगा ना, जो एक्टिविटी होगा उस पर भी आधारित जो कक्षा है वो होना चाहिए। तो सभी प्रकार से जो आधारित है ना मतलब जो कक्षा है वो होना चाहिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 129 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन बी पौधे का अवलोकन, या ऑप्शन सी श्यामपट्ट, या ऑप्शन डी पौधे का चित्र। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी पौधे का अवलोकन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो पौधों के विभिन्न भागों हेतु जो शिक्षण के लिए आवश्यक है ना वो पौधों का अवलोकन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को पौधे के विभिन्न भागों की शिक्षण करना है, मतलब उसको जानना है, उसको पढ़ना है, तो क्या करोगे आप लोग? पौधे को देखोगे और देख करके उसका अवलोकन करोगे ना जी, ऑब्जर्वेशन करोगे कि उसकी पत्तियां किस प्रकार से, उसका जड़ किस प्रकार से, रेशेदार जड़ है कि फिर नॉर्मल जड़ है, आप लोग उसको देखोगे ना। और देख कर के जब अवलोकन करोगे पौधे का तभी ना अच्छे से उसका शिक्षण कर पाओगे, उसके बारे में जान पाओगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है यह प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को कराने की योजना बनाती है। ऑप्शन ए प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, बी शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ऑप्शन सी विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या, या ऑप्शन डी कल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा चौथी के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को कराने की योजना बनाएगी। तो कक्षा चौथी के जो बच्चे रहेंगे ना तो उसको ये टॉपिक पढ़ाना है कि हवा सब जगह है। तो ये टॉपिक पढ़ाने के लिए क्या करना होगा, किस प्रकार की गतिविधि करने की योजना बनाना होगा। तो वो संकल्पना को समझना, मतलब जिस प्रकार की हम उसको संकल्पना को पढ़ाना चाहते हैं तो उसको पहले समझना और उसको समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग करना। मल्टीमीडिया कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जो पढ़ाने का माध्यम है उसका प्रयोग करना, चाहे वो टेलीविज़न का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो खेल खेल के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं, या किसी प्रकार के टीलम का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 132 को ध्यान से पढ़िए। मृदा के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी मूल शैल, ऑप्शन डी वनस्पति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मृदा के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका नहीं है? मृदा मतलब मिट्टी होता है जी, तो मिट्टी के निर्माण में किसकी भूमिका नहीं है? तो वो जनसंख्या वृद्धि की भूमिका नहीं है। लेकिन मृदा मतलब मिट्टी के निर्माण में जलवायु की भूमिका बिल्कुल है, मूल शैल का भी भूमिका है और वनस्पति का भी भूमिका है, लेकिन जनसंख्या की भूमिका इसमें नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 133 को ध्यान से पढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, या ऑप्शन डी विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशल का मूल्यांकन करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य होगा ना वो विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो विद्यालय बच्चे क्यों आते हैं? विद्यालय बच्चे इसीलिए आते हैं ताकि उसका ना चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, उसका चहुमुखी प्रकार से विकास हो सके। और विकास कैसे होगा जी? उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करोगे और उसके प्रत्येक पहलू का क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे, तभी ना पता चलेगा कि एक बालक का मूल्यांकन हुआ है, नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्या उसमें कमी रह गई और किस प्रकार से उसे सुधार सकते हो। तो इसी प्रकार से ना मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों का चहुमुखी विकास किया जाता है जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 133 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 134 को ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए एक सरोवर, ऑप्शन बी फसल क्षेत्र, ऑप्शन सी झील, या ऑप्शन डी वन। मतलब इसमें जो प्रश्न क्रमांक 134 है ना उसमें बोला गया है कि वृहद पारिस्थितिक तंत्र है। तो वृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है आप लोगों को ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी वन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है तो वृहद पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा ना वो वन हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को एक बात जान लो, आप लोगों ने ये देखा होगा कि वन का जो क्षेत्र होता है उसमें अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं, जंतु रहते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े बड़े जानवर तक की वन में रहते हैं।
तो आप लोगों को पता होगा ना कि सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना वो वन में ही रहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं, जो जीव जंतु वो वन में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 134 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 135 को ध्यान से पढ़िए। श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा श्रृंखला का हिस्सा नहीं, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए घास शेर खरगोश, ऑप्शन बी प्लावक मनुष्य मछली टिड्डा, ऑप्शन सी भेड़िया घास सांप बाघ, या ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन डी है ना उसमें आप लोगों को ऑप्शन ये रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए पहले। तो प्रश्न क्रमांक 135 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, तो कोई भी इसमें जो तीनों ऑप्शन दिया है ना वो कोई भी प्रकार से श्रृंखला का हिस्सा नहीं बनाता है। श्रृंखला का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक जो खाता है ना एक दूसरे को पर्यावरण में, तो उसका श्रृंखला बनाना था, लेकिन कोई भी इसमें श्रृंखला में नहीं दिए गए हैं। चलिए ए को देखो, सबसे पहले घास शेर खरगोश, तो आप मुझे ये बताओ शेर क्या कभी घास खाता है क्या, नहीं खाता है, तो ये श्रृंखला में कहाँ होगा जी। अगर घास के बाद खरगोश रहता, खरगोश के बाद अगर शेर रहता तो समझ में आता कि घास को कौन खाएगा, खरगोश खाएगा, खरगोश को कौन खाएगा, शेर खाएगा, तो ऐसे श्रृंखला बनता, लेकिन ये उल्टा बना है। बी को देखो, प्लावक मनुष्य मछली टिड्डा, किसी प्रकार से श्रृंखला बन रहा है क्या, मनुष्य बीच में आ गया, उसके बाद प्लावक है, फिर मछली है, फिर टिड्डा, ये भी श्रृंखला नहीं बनाता है। उसके अलावा सी को देखो, भेड़िया घास सांप और बाघ, तो भेड़िया के बाद घास कहाँ से आएगा जी, भेड़िया घास थोड़ी ना खाता है, या घास भेड़िया थोड़ी ना खाता है, तो ये भी श्रृंखला नहीं बनाता। उपरोक्त में से सभी जो है ना वो श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, कोई भी एक स्पेसिफिक श्रृंखला नहीं बनाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।